एवरीवन वेलकम टू अक्षांश क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक एंड मोलिकुलर मास। तो देखो एटॉमिक मास क्या होता है, पहले हम ये डिस्कस करेंगे। हमें पता है एटम बहुत छोटा होता है, बिल्कुल टाइनी पार्टिकल्स होते हैं इसके। तो उस टाइम पे हम इसका मास इजीली नहीं फाइंड आउट कर सकते थे। आज के दिन तो क्या है, हमारे पास मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है। तब उस टाइम पे मास स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं थी 19th सेंचुरी में। उस टाइम पे हम क्या करते थे, इसका रिलेटिव मास निकालते थे। मतलब एक एटम के मास को फिक्स कर लिया कि भाई ये इसका है, और उसके कंपैरिजन में बाकी सबका निकाल दिया। उस टाइम पे हाइड्रोजन को 1 मान लिया, बाकी सबका उसके कंपैरिजन में निकाल दिया। लेकिन 1961 में क्या हुआ, जो हाइड्रोजन है उसकी जगह पर कार्बन को माना जाने लग गया, स्टैंडर्ड एटम है। तो एटॉमिक मास यूनिट का यूज़ करने लगे। एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12 एटम। हमें पता है कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं, तो कार्बन जो 12 है उसके मास को स्टैंडर्ड मान लिया और उसके मास को 12 से डिवाइड कर दिया, तो वो आ गया हमारा एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, पहले हाइड्रोजन के साथ कंपैरिजन करते थे, 1961 में क्या हुआ, इसका कार्बन के साथ कंपैरिजन करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब आ जाओ आगे। एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू हमारी आ गई। एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू आई 1.66056 इंटू 10⁻24 ग्राम। अब हमें पता है मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है। हमने क्या किया, हाइड्रोजन के मास को एटॉमिक मास यूनिट से डिवाइड करके देखा, तो हमारी वैल्यू आई 1.0080 AMU एटॉमिक मास यूनिट, ये आ गई। तो ये लगभग 1 के इक्वल ही है, तो इसलिए इसको कहने लगे कि ये इसका जो हाइड्रोजन है उसका मास कितना है हमारा, 1 एटॉमिक मास यूनिट। ऐसे ही जब ऑक्सीजन का निकाला तो वैल्यू आई 15.995, जो लगभग 16 ही है। तो उसको क्या कहने लगे कि ऑक्सीजन का मास कितना है, 16 है। ठीक है, अब देखो जो एटॉमिक मास यूनिट है, पहले उसको लिखते थे AMU, फिर उसको लिखना शुरू कर दिया यूनिफाइड मास। ठीक है, तो इस तरह से हम एटॉमिक मास यूनिट का यूज़ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। फिर आता है एवरेज एटॉमिक मास। अब हम जब वैल्यूज़ का यूज़ करते हैं ना, तो हम जो वैल्यूज़ यूज़ कर रहे हैं मास की फॉर्म में, वो एक्चुअल में होता है एवरेज एटॉमिक मास। अभी एवरेज एटॉमिक मास क्या है, देखो हमें पता है जो एलिमेंट्स हैं वो कई बार अलग अलग आइसोटोप्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कार्बन है, कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। इनकी जो परसेंटेज है वो भी अलग अलग है, यानी रिलेटिव अबंडेंस है जो, वो भी अलग अलग है नेचर के अंदर, और इनका मास भी अलग अलग है। तो हम कौन सा मास यूज़ करें, किसी एक को तो हम यूज़ कर नहीं सकते। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, उस टाइम पे हम इनका एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। वो कैसे निकाला, देखो नीचे मत ध्यान में नहीं देना, मैं आपको इस सिंपल बताती हूँ। इसको मल्टीप्लाई किया इससे, इसको किया इससे, और इसको किया इससे, कर दिया। इसको इससे मल्टीप्लाई किया प्लस, इसको इससे किया प्लस, फिर इसको इससे कर दिया, और डिवाइड बाय 100 कर दो। सिंपल है। ठीक है, तुम्हारी वैल्यू यही आ जाएगी। इन्होंने पहले डिवाइड बाय 100 किया हर एक को, फिर मल्टीप्लाई किया, फिर ऐड किया, कैसे भी कर लो आंसर यही आएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा एवरेज एटॉमिक मास। जैसे अगर मुझे किसी और का निकालना है, जैसे हम बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन का क्या होता है, क्लोरीन जो होती है हमारे पास वो 75% मिलती है हमें जिसका मास है 35, और 25% मिलती है जिसका मास है 37। तो हम क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इन दोनों को ऐड कर दिया, डिवाइड बाय 100, तो वैल्यू आती है 35.5 वैल्यू। तो जो ये 35.5 है, ये ही इसका जो मास होता है हमारा एवरेज एटॉमिक मास, वही होता है जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा मोलिकुलर मास। क्या होता है, मोलिकुलर मास क्या होता है, सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए मोलिक्यूल। एक मोलिक्यूल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स के एटम प्रेजेंट होते हैं, उनके मास का जब हम सम निकालेंगे तो वो आएगा मोलिकुलर मास। ठीक है, ये कैसे निकलेगा, मान लो मुझे CH4 का निकालना है मास। CH4 का मास निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, कार्बन का मास लिया प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो 4 मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोजन का मास, उनको ऐड कर दिया। सिंपल है। H2O का निकालना है तो 2 इंटू हाइड्रोजन का मास प्लस ऑक्सीजन का मास, वो आ जाएगा मेरा इसका मास। फिर आता है फॉर्मूला मास। क्या होता है, फॉर्मूला मास क्या है, हमें पता है कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड है, जिसके अंदर डिस्क्रीट मोलिक्यूल्स नहीं होती। ठीक है, इनके अंदर क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होता है 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड के अंदर हमें पता है एक है Na पॉजिटिव, एक Cl नेगेटिव। तो यहाँ पर हम निकालते हैं फॉर्मूला मास, ना कि मोलिकुलर मास। आयनिक कंपाउंड्स का मास कहलाएगा फॉर्मूला मास, मोलिक्यूल का मास कहलाएगा मोलिकुलर मास, एटम का मास कहलाएगा एटॉमिक मास। ठीक है, अब देखो जैसे इसका मास निकाला सोडियम क्लोराइड का, क्या आया, सोडियम का है 23,
क्लोरीन का आता है 35.5, तो हमारा आ गया 58.5 मास। ठीक है, उसके बाद आता है मोल कंसेप्ट एंड मोलर मास। अब ये मोल कंसेप्ट क्या होता है, देखो जैसे हमें पता है हम बनाना है उनको मेज़र करने के लिए डजन का यूज़ करते हैं, कुछ और चीज़ों के लिए किलोग्राम का यूज़ करते हैं, हम अलग अलग वैल्यूज़ लेते हैं, यूज़ करते हैं। तो हमें पता है एटम्स का साइज बहुत छोटा है। अब ऐसा तो है नहीं उनको डजन में मेज़र करेंगे, किलोग्राम में करेंगे, ऐसा तो कुछ कर नहीं सकते। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेज़र करने के लिए जो यूनिट यूज़ करी जाती है उसे बोलते हैं मोल। ठीक है, उसका सिंबल है MOL। देखो SI सिस्टम के अकॉर्डिंग है वो मोल, MOLE सिंबल है MOL। ठीक है, तो इसका यूज़ करते हैं हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेज़र करने के लिए। अभी यहाँ पर जो 1 मोल है वो क्या है, उसको जो 1 मोल की जो वैल्यू है वो एक्चुअल में दी थी एवोगैड्रो ने, उसको एवोगैड्रो कांस्टेंट भी बोलते हैं। उसको रिप्रेजेंट करते हैं Na से, जो वैल्यू है ये। ठीक है, अब इस वैल्यू को ऐसे तो हम याद करेंगे नहीं, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इसको हम लिखेंगे ऐसे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम, यानी 1 मोल की वैल्यू क्या है 6.022 इंटू 10⁻23। ये हमें याद रखनी है। अगर एटम्स की बात करें तो इतने एटम्स होंगे 1 मोल के अंदर। अगर मैं मोलिक्यूल की बात कर रही हूँ तो इतने मोलिक्यूल होंगे। अगर मैं कंपाउंड की बात कर रही हूँ तो इतने कंपाउंड होंगे। इससे एटम की बात नहीं करा, ये हर एक की बात करा है। जैसे 1 मोल ऑफ वाटर में इतने मोल ऑफ वाटर के मोलिक्यूल हैं, 1 मोल सोडियम क्लोराइड में इतने सोडियम क्लोराइड के मोलिक्यूल हैं। तो इस तरह से होता है। ठीक है, अब देखो मोलर मास क्या है। मोलिकुलर मास का तो हमें पता चल गया, मोलिक्यूल का मास यूनिट्स में निकालते हैं। मोलर मास क्या होता है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम इज कॉल्ड इट्स मोलर मास। जब हम 1 मोल सब्सटेंस का मास निकालते हैं ग्राम्स में तो उसे बोलेंगे हम मोलर मास। जैसे वाटर का है 18.02 ग्राम पर मोल, तो ये क्या है इसका मोलर मास, इसको हम 18 ही लिख देते हैं लगभग, तो वो क्या आएगा उसका मोलर मास। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन देखो क्या होता है, किसी कंपाउंड के अंदर अगर हमें किसी स्पेसिफिक एलिमेंट के एटम की कंपोजिशन निकालनी हो तो वो कहलाएगी परसेंटेज कंपोजिशन। जैसे हम अपने मार्क्स का परसेंटेज निकालते हैं ना, ऊपर ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100, सेम ऐसे ही परसेंटेज कंपोजिशन निकलती है, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। देखो कैसे निकालेंगे, जैसे मुझे बोल दिया कि H2O का मॉलिक्यूल है, उसकी परसेंटेज कंपोजिशन निकालो अलग, वाटर के अंदर हाइड्रोजन की निकालो, ऑक्सीजन की निकालो। कैसे निकालेंगे, अब मेरे पास है वाटर, टोटल मास इसका होता है 18, 2 है हाइड्रोजन, 16 है ऑक्सीजन। अगर मुझे ये बोले परसेंटेज मास ऑफ हाइड्रोजन निकालो, कैसे निकालेंगे, 2 डिवाइड बाई 18 इंटू 100। ऑक्सीजन की निकालनी है तो 16 डिवाइड बाई 18 इंटू 100, सिंपल है, ऐसे निकाल देंगे हम इसको ईजिली। ठीक है, ये आएगा परसेंटेज कंपोजिशन। किसी भी कंपाउंड के अंदर हर एक एलिमेंट की हम ऐसे ही निकालते हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, हर एक का ऐसे निकाला जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा इम्पेरिकल फार्मूला एंड मोलिकुलर फार्मूला। इम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन होते हैं, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो होती है। ठीक है, कंपाउंड के अंदर जैसे मैं बोल दूँ ग्लूकोज का फार्मूला क्या है, ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6। ये है क्या, ग्लूकोज का मोलिकुलर फार्मूला। अब इसको मैं पूरे फार्मूले को 6 से डिवाइड कर दूँ, क्या आ जाएगा CH2O, ये होगा इसका इम्पेरिकल फार्मूला। यानी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए कंपाउंड, वो क्या होगा इम्पेरिकल फार्मूला। ये है इसका इम्पेरिकल फार्मूला, ये है इसका मोलिकुलर फार्मूला। ठीक है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। कल हम करेंगे इसके सारे कि भाई हम अगर किसी कंपाउंड का इम्पेरिकल या मोलिकुलर फार्मूला निकालना है तो वो कैसे निकालते हैं, कल हम वो क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।